नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कौन कौन चाहता है कि इस बजट में टैक्स का रेट कम कर दिया जाए? क्या मिडिल क्लास की हालत इतनी खराब हो गई कि 1 लीटर की जगह 250 मिलीलीटर के पैक में सरसों तेल खरीदने लगा है? भारत की अर्थव्यवस्था पाउच इकोनॉमी बन जा रही है, जिसकी पहचान छोटे छोटे पाउच की खपत से होने लग जाएगी और भारत के मिडिल क्लास का नाम पड़ जाएगा पाउच क्लास। एक ऐसा क्लास जो पाउच और सैशे में पैक चीजों को खरीदता है। पाउच क्लास की पीड़ा को आउच पेन कहने लगेंगे और आउच पाउच इकोनॉमी पर हमारी इस रिपोर्ट को आप पूरा देखिएगा। देखते हुए सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज ज्वाइन भी कीजिए, हमारे मेंबर बन जाइए। दिल्ली के एक दुकानदार ने बताया कि पहले लोग सरसों तेल 5 लीटर या 1-1 लीटर के पैक में ज्यादा खरीदा करते थे, लेकिन इन दिनों 500 या 250 मिलीलीटर के पैक की बिक्री ज्यादा होने लगी है। 250 मिलीलीटर सरसों तेल 45 से 50 रुपए का आता है और आधा लीटर सरसों तेल 80 से 90 रुपए का। शैम्पू के पाउच कई साल से 1 और 2 रुपए के भी आते हैं, लेकिन इनकी भी बिक्री इन दिनों बढ़ चुकी है। सर्फ एक्सेल के 10 रुपए के पैकेट की बिक्री बढ़ गई है। लोग आधा किलो या 1 किलो के मुकाबले इसे ज्यादा खरीदने लगे हैं। पार्ले जी बिस्किट का पैक 4 रुपए का आता था, लेकिन अब 5 रुपए का आता है। ऊपर से बिस्किट का वजन भी कम कर दिया गया है। इन दिनों इस तरह की रिपोर्ट खूब आ रही है, लेकिन क्या आप भूल गए कि लोकसभा चुनाव के समय अखिलेश यादव अपनी हर रैली में बिस्किट के पैक की बात उठाया करते थे? जो बात विपक्ष को 1 साल पहले से पता है, वो बात अब मीडिया छापने लगा है। पहले बाजार में जो बिस्किट पैकेट आता था, जो पार्ले जी का बिस्किट पैकेट आता था, इतना बड़ा आता था। हमारे पुराने लोग जानते होंगे, ये पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा होता था। महंगाई और मुनाफे के चक्कर में बताओ, पार्ले जी का बिस्किट छोटा पैकेट हो गया कि नहीं हो गया? अब कितने बिस्किट का पैकेट आ रहा है? 5 का आ रहा है। इनकी सरकार और चली तो 1 बिस्किट वाला पैकेट आएगा, 1 बिस्किट का। ये पार्ले जी से ही सीखे हैं, हमारे किसानों की बोरी से चोरी। बताओ, बोरी से चोरी 5 किलो हो गई कि नहीं हो गई? बाद में 5 किलो और हो गई कि नहीं हो गई? इनकी सरकार आ गई तो आपको हमको खाद पाउच में मिलेगी, बोरी में नहीं मिलेगी। लोकसभा चुनाव के समय किसी मीडिया ने लोगों से बात नहीं की होगी, दुकानों का सर्वे नहीं किया होगा कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है और किन किन चीजों का दाम बढ़ा है और उनका ग्राम घट गया है, जैसा अखिलेश यादव कह रहे थे। क्योंकि अगर मीडिया ऐसा करता तो महंगाई की चर्चा बढ़ जाती, फिर प्रधानमंत्री मोदी को नुकसान हो सकता था। उनके फायदे के लिए गोदी मीडिया ने महंगाई को पहले गायब किया। अब महंगाई से परेशान मिडिल क्लास भी लापता है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने एक आइटम का जिक्र किया, लेकिन विपक्ष के बाकी नेताओं को भी ध्यान नहीं रहा कि वे इसी तरह बाकी आइटम का नाम और दाम बताकर मुद्दे बना सकते थे, मगर उनकी बात गैस सिलेंडर और दाल से आगे ना जा सकी। 24 जनवरी को कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने देश के आर्थिक हालात पर लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि अगर डॉलर के सामने रुपया कमजोर होगा, महंगाई और बढ़ेगी। आज $1 86 रुपए 23 पैसे का हो गया है। जल्दी ही इसके 87 रुपए के करीब पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। अब अंधभक्त भोले भक्त जो नए नए विशेषज्ञ बने हैं अर्थशास्त्र के गूगल करके, वो आपसे कहेंगे ऐसी कौन सी बड़ी बात है, हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए। उन भक्तों को समझाइए कि टूटते हुए रुपए का मतलब है कि आपका जो आयात है उसका दाम बढ़ रहा है। योर इंपोर्ट्स आर बिकमिंग एक्सपेंसिव। आप सबसे ज्यादा इंपोर्ट कच्चा तेल करते हैं, कच्चे तेल को इंपोर्ट करने का आपका दाम बढ़ता है। जितना दाम वहां बढ़ेगा उतनी आपकी घरेलू महंगाई बढ़ेगी। जैसे जैसे तेल का दाम, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, सब्जी, फल, अंडा, दूध, हर चीज का दाम बढ़ता है। डायरेक्ट लिंक रुपए का कमजोर होने का आयात से है। ज्यादा महंगा आयात मतलब ज्यादा महंगी चीजें, ज्यादा महंगी चीजें मतलब आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर को बढ़ाएगा। ज्यादा बड़ी ब्याज दरों का मतलब है कि आपकी ईएमआई बढ़ेगी।
अगर घर का लोन लिया है, ऑटो का लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, तमाम चीजों की किस्तें और ज्यादा हो जाएंगी। विदेश जाने का मन हुआ तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, विदेश में पढ़ने का मन हुआ तो वो और भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि रुपया आज कमजोर हुआ है। जुलाई 2022 में ही 80 पार कर गया था, तब से 80 के पार ही रहा। इतने लंबे समय तक रुपए के कमजोर होने से भारत के आम आदमी की आर्थिक हालत कमजोर हो गई होगी। पिछले साल नवंबर महीने में फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी। इस रिपोर्ट के अनुसार एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री में 5 रुपए के पैक वाली चीजों की हिस्सेदारी 32% हो गई। 10 रुपए के पैक वाली चीजों की हिस्सेदारी 23% और 20 रुपए के पैक वाली चीजों की हिस्सेदारी 12 से 14% हो गई। फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट एफएमसीजी यानी कम दाम पर बिकने वाला रोजाना इस्तेमाल का सामान, इनकी बिक्री उन पैकेटों में हो रही है जिनके दाम 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक हैं। करीब करीब 70% चीजों की बिक्री उन पाउच में हो रही है जो 5 या 10 रुपए में आते हैं। यह है भारत के मिडिल क्लास की आर्थिक शक्ति का फोटो। अब खबर छप रही है कि 5 रुपए से कम तो नहीं कर सकते, 5 रुपए का पैक बेचकर मुनाफा भी नहीं होगा, इसलिए जो 5 रुपए के पैकेट वाली चीजें हैं उनका वजन थोड़ा घटा देते हैं। कंपनियों का माल बिक नहीं रहा, वे अब कम मात्रा वाले छोटे छोटे पैक लॉन्च कर रही हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर उपभोग की चीजें बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। 22 जनवरी को इसकी तीसरी तिमाही की रिपोर्ट आई, जिसमें मुनाफे और बिक्री में ठहराव के लक्षण नजर आ रहे हैं। डव, विम, रिन, सर्फ एक्सेल, किसान केचप, पेप्सोडेंट, हॉर्लिक्स जैसे उत्पाद हिंदुस्तान यूनिलीवर की कंपनियों के हैं। इसलिए इसके आंकड़ों को ध्यान से देखा जाता है कि लोग क्या खरीद रहे हैं, कितने का खरीद रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं। तीसरी तिमाही के आंकड़े बताते हैं कि मांग उतनी ही रह गई जितनी पिछली तिमाही में थी। बिजनेस स्टैंडर्ड में इसके सीईओ रोहित जावा का बयान छपा है कि पिछले 6 महीने से फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी की बिक्री धीमी पड़ गई है। इससे पता चलता है कि मांग में कमी आई है। लोग छोटे छोटे पैक वाली चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके व्यवहार में आया यह बदलाव थोड़े समय के लिए ही हो। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लोगों के पर्सनल लोन बहुत ज्यादा हो गए हैं और क्रेडिट कार्ड का बकाया भी बढ़ता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट में लिखा है कि इस तिमाही में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने फ्लैट अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ देखी है। लाइव मिंट अखबार ने लिखा है कि भारत के शहरों में मांग घट गई है और आने वाले दिनों में इसके बढ़ने के आसार कम हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ रोहित जावा कहते हैं कि यह साफ है कि ऐसा परिवारों द्वारा बजट संभालने की कोशिश के कारण हो रहा है। वे पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोग सामान का छोटा छोटा पैकेट खरीद रहे हैं या फिर बिना ब्रांड का सामान खरीद रहे हैं। पिछले 6 महीने में मांग कम हुई। एक अन्य रिपोर्ट में इसका एक और कारण देखने को मिला। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि साबुन और चाय जैसे सामानों के दाम बढ़ गए हैं। मिडिल क्लास भारत का नया फकीर क्लास है, जिसके पास झोला तो है मगर झोला लेकर निकलने के लिए पैसा नहीं है। आप छोटे छोटे पाउच में चाय बिस्किट खरीदने के लिए झोला लेकर तो जाएंगे नहीं, और जो झोला लेकर निकल रहे हैं वो ऐसी चीजों की तलाश में चक्कर लगा रहे हैं कि कम से कम दाम में मिल जाए, भले कुछ ग्राम कम हो जाए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। डू यू रिमेंबर कि प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी के बाद कहा था वे तो फकीर हैं, झोला उठाकर चल देंगे। बस मिडिल क्लास मस्त हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी फकीर तबीयत के हैं, जब मन करेगा तब चले ही जाएंगे। लेकिन मिडिल क्लास को पता ही नहीं चला कि इनके टिके रहने से उसकी हालत फकीर वाली होने जा रही है। प्रधानमंत्री भी झोला लेकर कहीं नहीं गए और मिडिल क्लास इस हाल में पहुंच गया कि झोला लेकर घर से निकल ही नहीं पा रहा है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और भाइयों बहनों, ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है। मोदी और मिडिल क्लास दोनों का झोला जहां टंगा रहता है वहीं टंगा रह गया है।
इसका कारण है कि भारत में उपभोग का स्तर बहुत घट गया है। स्विगी कंपनी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ने लिंक्डइन पर एक रिसर्च पोस्ट की है। इस खबर को मनी कंट्रोल ने भी छापा है। इसके अनुसार 1994 में पार्ले जी का 100 ग्राम का पैकेट 4 रुपए का आता था। 2021 तक यह 4 रुपए का ही रहा। उस साल इसकी कीमत बढ़ाकर 5 रुपए कर दी गई। यह इसलिए हो पाया क्योंकि दाम न बदलकर पार्ले जी ने पैकेट का साइज घटा दिया। इसे श्रिंकफ्लेशन कहते हैं, यानी दाम उतना ही रहा पर आपको मिलने वाला सामान कम हो गया। 100 ग्राम का पैकेट पहले 92.5 ग्राम का हुआ, फिर 88 ग्राम का और आज की तारीख में यह 55 ग्राम का रह गया है। 1994 के मुकाबले यह 45% की कमी है। 2022 के फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में पार्ले के सीनियर कैटेगरी हेड मयंक शाह ने कहा था कि सभी कंपनियां इस तरह से प्रोडक्ट का आकार छोटा करती हैं, मगर पार्ले जी के पैकेट को इसके मौजूदा आकार से ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता है। यह बात 2022 की है, तो आज से नहीं बहुत पहले से पता चल रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था में उपभोग डूबता जा रहा है, यानी लोग भी डूब रहे हैं। लोग 5 रुपए के बिस्किट का पैक खरीदने के लिए कुछ ग्राम हल्का बिस्किट खरीदने लगे हैं। यह फकीरी नहीं तो क्या है? यही तो फकीरी है कि भले बिस्किट पतला हो जाए, हल्का हो जाए, लेकिन दाम ना बढ़े। ऑनिंदियो चक्रवर्ती हैं, आर्थिक विषयों पर मौलिक सोच रखते हैं। इन्होंने इलॉन मस्क के एक्स यानी ट्विटर पर उपभोग के आंकड़ों का एक विश्लेषण पेश किया है। ऐसा विश्लेषण आपको हिंदी के अखबारों में नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि क्यों नहीं मिलेगा। ऑनिन ने कहा है कि HCES यानी घरेलू उपभोग के जो आंकड़े आए हैं वो जीडीपी के आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। 2023-24 में शहरों में रहने वाला औसत भारतीय एक महीने में 6,996 रुपए खर्च कर रहा था। गांव में रहने वाला भारतीय एक महीने में 4,122 रुपए खर्च कर रहा था। इन दोनों का औसत निकालिए तो 5,272 रुपया प्रति माह हो जाता है। अगर आप इसे भारत की कुल आबादी से गुना कर देंगे तो 2023-24 में घरेलू उपभोग 91 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। लेकिन जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं उनमें तो उपभोग का हिसाब कुछ और ही है। जीडीपी के आंकड़ों में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया जाता है, जिसे PFCE कहते हैं। यह करीब 178 लाख करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, जबकि घरेलू उपभोग तो 91 लाख करोड़ रुपए का ही है। तो यह दुगना कैसे हो गया? अगर जीडीपी का आंकड़ा सही है तो एक महीने में औसत भारतीय 10,349 रुपए खर्च कर रहा है। घरेलू उपभोग और जीडीपी की गिनती का तरीका अलग भी हो तब भी इतना अंतर कैसे हो सकता है? एक हिसाब से पता चलता है भारत के लोग एक महीने में औसतन 5,500 से भी कम खर्च कर रहे हैं। इतने कम पैसे में क्या खरीदते होंगे, कितना खरीदते होंगे और कितना नहीं खरीदते होंगे? और एक और दूसरे हिसाब से भारत के लोग एक महीने में औसतन 10,000 से भी अधिक खर्च कर रहे हैं। यह भी बहुत ज्यादा नहीं। इसे केवल इस बात से समझा जा सकता है कि ज्यादा बड़ा हिस्सा उन भारतीयों का रहा होगा जो चोटी के 5% में आते हैं। ऑनिंदियो का कहना है कि इसीलिए शहरों में उपभोग के जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उन्हें और ठीक से परखना चाहिए। कहने का मतलब है स्थिति उससे भी भयानक हो सकती है जो बताई जा रही है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, उनकी हालत कितनी खराब है, इन आंकड़ों से सही सही पता नहीं चलता। अब लोगों को ही अपना हाल बताना होगा कि उनका घर चल रहा है या नहीं चल पा रहा है। डू यू रिमेंबर? इसी मिडिल क्लास के कुछ लोग कहते थे कि पेट्रोल भले 500 रुपए लीटर हो जाए, वो भराते रहेंगे मगर वोट मोदी जी को देंगे। लेकिन यह भी सही है कि इन सारे लोगों ने 95 रुपए लीटर पेट्रोल कई साल तक भराए, अब भी भरा रहे हैं। अब भारत का मिडिल क्लास, पाउच क्लास, फकीर क्लास कहां मांग करता कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है? सोचिए, जो 95 रुपया लीटर पेट्रोल भरा रहा है, आपको लगता है कि टैक्स कम कराने के लिए सड़क पर उतर जाएगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा? नो, नेवर। इसे इस बात से ऐतराज नहीं कि टैक्स ज्यादा लग रहा है, बस इससे मतलब है कि उसका पैसा जेएनयू पर बर्बाद ना हो। क्या क्या कहा गया उस वक्त 2016 में जेएनयू के बारे में? हमारे टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। अब लोन लेकर वही मिडिल क्लास अपने बच्चों को अमेरिका भेज रहा है। 3 लाख छात्र तो केवल अमेरिका में पढ़ रहे हैं, इसीलिए वह टेंशन में आ गया है।
उसे दिन में मोदी जी दिखाई देते हैं, रात में ट्रंप दिखाई देते हैं। रात में वह सपना देखता है किसी तरह उसके बच्चे पढ़ने या नौकरी करने अमेरिका चले जाएं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप जाने क्या कर दें, इसे लेकर कंफ्यूज है। दिन में सपना देखता है मोदी जी के राज में कुछ कमाई हो जाए ताकि घर चला सके। इसलिए मिडिल क्लास की नजरों के सामने से ट्रंप ओझल होते हैं तो मोदी जी आ जाते हैं, मोदी जी ओझल होते हैं तो ट्रंप जी आ जाते हैं। टैक्स ज्यादा तो लगता है इस देश में, हर कोई टैक्स और जीएसटी से परेशान तो है, लेकिन हमारा सवाल है कि क्या केवल टैक्स की दरों में कटौती करने से मिडिल क्लास के हाथ में उपभोग के लिए पैसा आ जाएगा? जब तक जीएसटी कम नहीं होगी, महंगाई के अनुपात में सैलरी नहीं बढ़ेगी, तब तक केवल टैक्स से उसे कितना फायदा होगा, यह सवाल है जो मैं जानना चाहता हूं। पिछले दिनों सरकार की ही तो रिपोर्ट आई थी कि कॉरपोरेट का टैक्स घटाया तो 4 साल में उनका मुनाफा 4 गुना बढ़ गया, लेकिन सैलरी बढ़ी सिंगल डिजिट में। कॉरपोरेट सैलरी बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, सैलरी बढ़ाने को लेकर सर्वे नहीं हो रहे। किस चीज को लेकर सर्वे हो रहे हैं कि इतने % सीईओ कह रहे हैं टैक्स में सुधार होना चाहिए। कॉरपोरेट का टैक्स घटाया गया कि इनके हाथ में पैसा आएगा तो ये निवेश करेंगे, प्राइवेट निवेश भी तो कम हो गया, तो आ गई बेरोजगारी, और जिनके पास नौकरी थी वे कम सैलरी के कारण भी खरीदार नहीं बन सके। जो खरीदार नहीं हैं वह भी एक किस्म के बेरोजगार हैं। लेकिन आप सोचिए कब से महंगाई है, महंगाई के कारण लोगों की बचत उड़ गई, 50 साल में सबसे कम हो गई। लेकिन क्या इसका दबाव वित्त मंत्री पर कभी पड़ा? नहीं पड़ा ना। लेकिन वही लोग उम्मीद कर रहे हैं कि टैक्स के सर्वे छपने से टैक्स घटाने का दबाव बढ़ जाएगा, निर्मला सीतारमण के मीम बना देने से टैक्स कम हो जाएगा तो महंगाई भी कम हो गई होती। और यह सवाल भी तो है कि कितना टैक्स कम कर देंगी कि मिडिल क्लास के हाथ में बहुत पैसे आ जाएंगे, वह फिर से 5 लीटर वाला सरसों तेल खरीदने लगेगा। 10 साल बाद मिडिल क्लास में साहस आया है कि वह मीम बनाकर वित्त मंत्री का मजाक उड़ा रहा है कि वह अपने लिए नहीं वित्त मंत्री के लिए कमाने लगा है। वह सामने आकर बोल नहीं पा रहा, मीम बना रहा है। टैक्स को लेकर होने वाले इन सर्वे का असली खेल बताता हूं। अब बताइए, इंडस्ट्री लीडर कहे जा रहे हैं, सीईओ सर्वे हो रहा है, इसका सहारा लेकर बोल रहे हैं सर्वे का सीईओ कि टैक्स कम हो, इसमें सुधार हो। अपने नाम से बोलिए, अखबारों में बयान दीजिए कि टैक्स की मार झेल नहीं पा रहे हैं, कुछ कम करो सरकार। तो सब अपना नाम छिपाकर डर के मारे इस तरह के सर्वे में परसेंटेज बन जाते हैं और परसेंटेज बनकर आवाज उठा रहे हैं कि टैक्स के ढांचे में सुधार की जरूरत है। भाई साफ साफ बोलो कि फला कंपनी के सीईओ ने कहा है टैक्स कम करो, बहुत ज्यादा है, लोग मर रहे हैं। तो सारे सीईओ सर्वे के पीछे एकजुट होकर परसेंटेज की आवाज में बोल रहे हैं, डरपोक हैं सब। मनी कंट्रोल डेलॉयट के सर्वे में 45 सीईओ को लेकर एक सर्वे हुआ जिसमें 87% सीईओ ने टैक्स के ढांचे में बदलाव की बात कही है। अब आप सोचिए, अगर यही लोग अलग अलग और अपने नाम से बोलते तो कितना शानदार माहौल बनता, लेकिन बोल नहीं सकते। कब जांच एजेंसियां पहुंच जाएंगी और कब किस बैरक में हमेशा के लिए गायब कर दिए जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तभी भाई लोग परसेंटेज बनकर कह रहे हैं। 24 जनवरी के अखबारों में ग्रांट थॉर्नटन भारत प्री बजट सर्वे की रिपोर्ट छपी है। इस सर्वे में 57% करदाताओं ने कहा है कि टैक्स की दरें कम की जाएं और छूट भी ज्यादा दी जाए। इसमें 11% ने इस बात का समर्थन किया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत और छूट मिलनी चाहिए। 56% चाहते हैं कि टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो आय सीमा है वो भी बढ़ जानी चाहिए। यह सर्वे केवल 1000 करदाताओं के बीच हुआ। सर्वे के साथ साथ खबरें भी छप रही हैं, बयान भी छप रहे हैं कि बजट में 10 लाख तक की आमदनी पर टैक्स की छूट मिल सकती है, अभी 3 लाख तक मिलती है। एक खबर यह भी है कि 15 से 20 लाख कमाने वालों पर 25% का एक नया टैक्स ब्रैकेट आएगा। लेकिन इतने साल से 30% टैक्स देते देते अब इनके पास बचा ही क्या है कि 5% की छूट से ये अंबानी बन जाएंगे और जमकर खर्चा करेंगे। तो बजट का समय आ गया है। एक समय था जब इन दिनों रिपोर्टर घरों में जाया करता था, रसोई का बजट पूछा करता था, दुकानों में जाता था, उसने जाना बंद कर दिया है। आप ही कमेंट में बताया कीजिए, आपके महीने का खर्चा क्या है, किस तरह से चलता है, किस चीज के दाम ने आपको ज्यादा परेशान किया है, पिछले साल कितना बचाते थे, इस साल कितना बचा रहे हैं। और हां, इस तरह का वीडियो बनाना बचा रहे इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, हो सके तो ज्वाइन कर मेंबर भी बनिए।
आपके ज्वाइन करने से हमें बहुत मदद मिलती है। इस वीडियो को देखने के बाद अपने परिवार और हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा कीजिए। अंकिलों को जगाए बिना हिंदुस्तान नहीं जागने वाला। नमस्कार, मैं रविश कुमार।